वेलकम टू स्टडी IQ। अमेरिका अपने ट्रूप्स के लिए फैसले ले सकता है, अफगानिस्तान के लोगों के लिए नहीं। ये कहना है अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सलेह का। पर वो ऐसा कहेंगे क्यों? और वो भी तब जब यूएस ने अफगानिस्तान में पानी की तरह पैसा बहाया है। आई मीन इट्स नॉट इवन अ मेटाफॉर। मेरा दिमाग खराब हो गया जब मैंने यूएस के द्वारा अफगानिस्तान में खर्चे गए पैसों के बारे में पढ़ा। 2019 की यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के हिसाब से यूएस ने 2001 से 2018 तक 737 बिलियन खर्चे हैं वॉर के ऊपर अफगानिस्तान में। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से यूएस ने $2 ट्रिलियन खर्च किए हैं अफगानिस्तान में पिछले 18 से 20 सालों में, जिसमें से मिलिट्री एक्सपेंडिचर के साथ साथ अफगानिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, रिकंस्ट्रक्शन करना और अफगानिस्तान में ओपियम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले खर्चे भी इंक्लूडेड हैं। कुछ 2400 अमेरिकन सोल्जर्स और 38,000 अफगानी सिविलियंस मारे गए इस पूरे वॉर के दौरान। पर ये सब किस लिए और क्या सच में इसका कुछ फायदा है? 9 सितंबर 2001 यूएस हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीथल, डेडलीस्ट, दिल दहला देने वाला टेररिस्ट अटैक होता है, जिसको हम 9/11 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लगभग 3000 अमेरिकन की मौत हो जाती है। जॉर्ज बुश जो उस समय के अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, वो काफी ज्यादा दबाव में थे और ऊपर से लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश और गुस्सा था और वो ढूंढ रहे थे कि कौन है इस टेररिस्ट अटैक के पीछे। अटैक के तुरंत बाद ही शुरू की गई यूएस हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्रिमिनल इंक्वायरी, जिसको नाम दिया गया पेंट बॉम्ब। एफबीआई के आधे से ज्यादा वर्कर्स इसी एक इन्वेस्टिगेशन में काम कर रहे थे। दे वर फॉलोइंग मोर देन 5 लाख लीड्स एट द सेम टाइम एंड वेरी सून दे हैड रीच्ड टू अ कंक्लूजन। उनको पता चल चुका था कि कौन है इन हमलों के पीछे। उसामा बिन लादेन और उसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा। उस वक्त अल-कायदा का बेस अफगानिस्तान में था एंड अफगानिस्तान का 90% कंट्रोल तालिबान के पास था एंड इट वाज प्रीटी क्लियर कि यूएस कभी ना कभी अफगानिस्तान पे अटैक करने वाला है। पर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी के लिए सही जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान से कहा, अफगानिस्तान मतलब तालिबान से कहा कि आप उसामा बिन लादेन को हमें दे दें और अल-कायदा को अफगानिस्तान से खत्म कर दें। एंड आई डू नॉट नो कि तालिबान उस वक्त क्या सोच रहा था, पर उन्होंने यूएस से ये कहा कि हम नहीं मानते कि उसामा बिन लादेन ने आपकी कंट्री पे अटैक किया है, पहले आप कुछ पुख्ता सबूत लेके आइए, फिर हम सोचेंगे। सो बेसिकली तालिबान इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री से ये कह रहा था कि आपके यहाँ पे सबसे डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक करने वाले इंसान को पकड़ने में हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। एंड द प्रेसिडेंट बुश वाज लाइक ओके। सात अक्टूबर को स्टार्ट हुआ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसे स्टार्ट किया गया यूएसए और यूके की गवर्नमेंट के द्वारा और बाद में इसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नदर्न अलायंस ने भी ज्वाइन किया। पर इसका सिर्फ एक ही मकसद था, अफगानिस्तान पे अटैक करके तालिबान को पावर से हटाते हुए अल-कायदा और उसामा बिन लादेन को खत्म करना। और ऐसा ही हुआ। विद ऑल द हैवी बॉम्बिंग्स, एयरलिफ्ट्स, एयर स्ट्राइक्स एंड आर्टिलरीज, यूएस ने 17 दिसंबर 2001 तक तालिबान सरकार को अफगानिस्तान से हटा दिया था और अफगानिस्तान के सभी बड़े शहरों के पास यूएस ने अपना मिलिट्री बेस सेटअप कर लिया था। और शायद तालिबान सरकार के गिरते ही 9/11 में मरे हुए सभी लोगों को जस्टिस मिल गया था। पर क्या सच में जस्टिस मिल गया था? एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि यूएस का पर्पस क्या था इस इन्वेजन, इस अटैक के पीछे। यूएस को कभी भी तालिबान से दिक्कत नहीं थी। आई मीन इतनी दिक्कत तो नहीं थी कि वो तालिबान के लिए अफगानिस्तान पे अटैक कर दें। उनका मेन मकसद था अल-कायदा और उसामा बिन लादेन को खत्म करना। और सच तो ये है कि इस अटैक के दौरान अल-कायदा के बहुत कम मेंबर्स पकड़े गए, ज्यादातर लोग पहाड़ों में जाके छिप चुके थे। और 9/11 अटैक्स के बाद भी अल-कायदा बहुत सारे हमलों के लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया। इन शॉर्ट, अल-कायदा वाज स्टिल ऑपरेटिंग इवन आफ्टर द बिगेस्ट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड वर ट्राइंग टू फिनिश देम विद ऑल द हैवी आर्टिलरीज, बॉम्ब्स and air strikes. The second purpose was to kill Osama bin Laden. और इस वक्त वो पर्पस भी फुलफिल नहीं हो सका क्योंकि ओसामा बिन लादेन कुछ लोकल अफगान्स की हेल्प से पाकिस्तान भाग चुका था। हालांकि ओसामा बिन लादेन बाद में मारा गया, पर अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में, वो भी 10 साल बाद 2 मई 2011 में। मेरा सवाल इस वीडियो से ये है कि क्या कुछ बेहतर तरीका हो सकता था तालिबान, अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को अप्रोच करने का? पर इससे पहले जानते हैं कि यूएस की इमोशनल, इकोनॉमिकल और ह्यूमन इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है अफगानिस्तान में।
यूएसए ने 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं वॉर को चालू करने से लेके वॉर को अभी तक चलाए रखने में। जब 20 साल पहले जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तालिबान को पावर से हटाना और टेररिज्म को खत्म करना है। आज 20 साल से ज्यादा वक्त के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट ना सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार है बल्कि तालिबान के साथ बैठ के अफगानिस्तान की पावर शेयरिंग की बात करने के लिए भी तैयार है। तालिबान दिन ब दिन और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। 2016 में तालिबान अफगान फोर्सेस के 22 सोल्जर्स को हर दिन मार रहा था और हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि एंड में आके अफगान गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मरने वाले सोल्जर्स के नंबर को पब्लिक नहीं करेंगे। बात करें अलकायदा की तो उनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो पाकिस्तान में चली गई है, पर वो आज भी अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट करने के साथ साथ उन्होंने अलग अलग रीजन्स में एक्सपेंशन भी किया है, जैसे कि यमन, नॉर्थन अमेरिका, सोमालिया और सीरिया। वॉर में लगाए गए पैसों के अलावा यूएस ने $10 बिलियन खर्च किए हैं अफगानिस्तान में ओपियम प्रोडक्शन को रोकने के लिए। इसके बाद भी दुनिया भर का 80% इलीगल ओपियम प्रोडक्शन अफगानिस्तान में होता है। पर आज हाल ये है कि ओपियम प्रोडक्शन अफगानी लोगों की इनकम का जरिया है और साथ ही साथ तालिबान के रेवेन्यू का मेन सोर्स भी है। जब यूएस ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करी जाए, क्योंकि वो उम्र तो नहीं रुक सकते ना अफगानिस्तान में। उन्होंने सोचा कि एक स्टेबल डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर्म करते हैं अफगानिस्तान के अंदर। और तालिबान जो कि पहाड़ों में छिपा हुआ था वो यूएस को ये करने नहीं दे रहा था। तालिबान बार बार अफगान सोल्जर्स पे हमला कर रहा था। यूएस ने सोचा ऐसे तो नहीं चल पाएगा, वी नीड टू ट्रेन अफगानी सोल्जर्स सो दैट वी कैन टेक आवर आर्मी आउट ऑफ अफगानिस्तान। And then US spent huge amount of $87 billion on the training of Afghan military and police forces. And guess what? इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी no one is sure कि अफगान मिलिट्री अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकती है। और अफगान मिलिट्री ज्यादातर लड़ाइयां हार जाती हैं तालिबान से अगर उन्हें यूएस एयर सपोर्ट नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट अफगानिस्तान को हर साल अपनी टोटल आर्म्ड फोर्सेस का 1/3 दोबारा रिक्रूट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कैजुअलिटीज, और इसीलिए यूएस को इतनी भारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है अफगानिस्तान मिलिट्री और पुलिस सर्विसेज में। इन सारी वॉर और एंटी नार्कोटिक्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के अलावा भी यूएस ने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करी है अफगानिस्तान में उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसमें से $24 बिलियन स्पेंड किए गए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और $30 बिलियन स्पेंड किए गए हैं रिकंस्ट्रक्शन में, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, मिलिट्री बेसिस एंड ऑल्सो ऑन द रेफ्यूजी असिस्टेंस। पर इस सब के बाद हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि अफगानिस्तान की जीडीपी ग्रो हुई होगी। एक्चुअली हुई भी है। As you can see in the graph, the GDP of Afghanistan has grown pretty well from $4 billion in 2002 to more than $19 billion in 2019. पर आपको ये इंक्रीमेंट अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत में नहीं दिखेगा, क्योंकि आप ये जो इंक्रीमेंट देख रहे हैं ट्रेंड लाइन में, ये सिर्फ वॉर स्पेंडिंग की वजह से है। और रियलिटी में तो अफगानिस्तान का हाल इस ट्रेंड लाइन से उलट है। लगभग 1/4 अफगानिस्तानी अनएम्प्लॉयड है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा लो है, फीमेल एजुकेशन ना के बराबर है, और जो मेल एजुकेशन अवेलेबल है उसके स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा लो हैं। और ऐसा नहीं है कि वॉर के अलावा यूएस ने अफगानिस्तान पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी, बिल्कुल करी है। इवन चाइना और इंडिया जैसे देशों ने भी अफगानिस्तान पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर ये इन्वेस्टमेंट कभी भी सही तौर पे अफगानी लोगों तक पहुंच नहीं पाई। एंड द रीजन इज करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में अफगानिस्तान की रैंकिंग 180 कंट्रीज में 165 है। कैन यू इमेजिन देयर आर ओनली 15 कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच आर मोर करप्ट देन अफगानिस्तान। SIGAR यानी ऑफिस ऑफ स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की एक रिपोर्ट के हिसाब से $15.5 बिलियन वेस्ट हुए हैं फ्रॉड में या फिर रिकंस्ट्रक्शन अब्यूज में। और अफगानिस्तान में करप्शन सिर्फ एक लेवल पे नहीं है, सीनियर जूनियर ऑफिशियल से लेकर गवर्नमेंट के अंदर तक करप्शन फैला हुआ है। Even most of the Afghani people are habitual of giving bribes. After all this corruption, investment and the story of Afghanistan, the question arises, was it worth it? या फिर इसका conclusion क्या निकला? मैं ये नहीं कह रहा जो यूएस ने किया वो गलत था, पर क्या तरीका कुछ और हो सकता था? अफगानिस्तान अपने अभी तक के सबसे अनस्टेबल वक्त से गुजर रहा है। 40,000 अफगानी सिविलियंस और 3,000 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। 2001 में जब जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान पे हमले करने के ऑर्डर्स दिए, तब उनका मेन ऑब्जेक्टिव तालिबान को पावर से हमेशा के लिए हटाना भी था। और ये है 2020 की फोटो, जहां पे यूएस रिप्रेजेंटेटिव ज़ाल्मे खालिज़द तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ पीस डील साइन कर रहे हैं। एंड देयर इज नो गारंटी कि जब यूएस अपनी आर्मी को अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेगा, तालिबान अफगानिस्तान में सब कुछ पीसफुली चलने देगा। तो तालिबान को फोर्सफुली पावर से हटाने से लेके तालिबान के बिना किसी इलेक्शन के पावर शेयरिंग के बारे में सोचने तक काफी कुछ बदल चुका है। एंड नाउ आफ्टर द withdrawal of US army, Taliban make quick gains which they had already done in the past when Barack Obama tries to withdraw US army in 2014.
What if by the help of Al-Qaeda they will try to do direct attack on the democracy of Afghanistan and try to kill innocent people of Afghanistan? And not only Afghanistan, what if by the help and support of Pakistan they try to attack India? Who will be responsible for this sudden instability in the region? Who will be responsible for the innocent killings of Afghani people? Who?